दोस्तों विनोद अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जाता है और वहां जाने के बाद विनोद को पता चलता है कि एडमिशन करने से पहले बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद एडमिशन होता है। जिस वजह से विनोद अपने बच्चे को स्कूल के अंदर टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद स्कूल के वेटिंग रूम में बैठकर अपने बच्चे का एग्जाम खत्म होने का इंतजार करने लगता है। तभी दोस्तों विनोद की जो नजर है वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल पर पड़ जाती है। जब विनोद उस प्रिंसिपल मैडम को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनोद प्रिंसिपल मैडम से अपना चेहरा छुपाने लगता है और धीरे धीरे दबे पांव स्कूल से बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी दोस्तों स्कूल की जो मैडम थी, प्रिंसिपल मैडम, उनकी नजर विनोद पर पड़ जाती है और प्रिंसिपल मैडम भी बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती हैं। दोस्तों विनोद अपने मन में सोच रहा था कि ये यहां पर कैसे आ गई है, इसको तो मैं लात मारकर भगा दिया था और ये तो बहुत गरीब घर की थी, लेकिन आज ये सब कैसे हो गया है। यही सब सोचकर विनोद बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी दोस्तों प्रिंसिपल मैडम विनोद को अपने पास बुलाती हैं और फिर जो वहां पर होता है जिसकी वजह से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन दोस्तों आखिर कहानी क्या थी और विनोद और प्रिंसिपल मैडम के बीच में रिश्ता क्या था। प्रिंसिपल मैडम को देखकर विनोद वहां से अपना चेहरा छुपाकर भाग क्यों रहा था, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आपको लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, खासकर उन महिलाओं को जिनका तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। दोस्तों ये कहानी संजना नाम की एक लड़की की है। संजना अपने माता पिता और अपनी बहनों के साथ नोएडा में रहती थी। संजना के पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। संजना की 2 बहनें थी और संजना सबसे बड़ी थी। दोस्तों संजना ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी इसी दौरान संजना के घर पर एक आदमी आता है और संजना के पापा से संजना की शादी करवाने की बात करने लगता है। वो आदमी संजना के पिताजी से कहता है कि देखिए हमारे नज़र में एक लड़का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, अच्छे परिवार का रहने वाला है और पैसे रुपए की कमी नहीं है, पैसा वो खूब कमाता है, घर भी उसका बहुत बड़ा है और उन लोगों के पास गाड़ी भी है, पैसे भी है, बंगला भी है, सब कुछ है और उनको बस एक अच्छी सी लड़की चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं संजना की शादी उस लड़के से करवा दूं, उससे बातचीत करूं उसके घर वालों से। तभी दोस्तों संजना के पापा उस आदमी से कहते हैं कि देखो लड़का इतना अमीर घर का रहने वाला है और उसका परिवार भी अच्छा है, तो वो लोग दहेज भी बहुत ज्यादा लेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको इतना दहेज दे पाऊं। तब दोस्तों वो आदमी संजना के पापा से कहता है कि देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उन लोगों को दान दहेज नहीं चाहिए, उन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और किसी भी चीज की उनको कमी नहीं है, उनको केवल एक सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की चाहिए। तब दोस्तों संजना के पिताजी उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है कि पढ़ी लिखी और अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए तो आप उसके घर वालों से बातचीत करिए, अगर शादी फिक्स हो जाएगी तो इससे अच्छा रिश्ता संजना के लिए मिल ही नहीं सकता है। दोस्तों इस तरीके से वो आदमी उस लड़के के घर पर जाता है शादी की बात करने के लिए। दोस्तों उस लड़के का नाम विनोद था, जिस लड़के से संजना की शादी तय होने की बात चल रही थी। दोस्तों विनोद के घर पर शादी की बात होती है, वो आदमी जाके बातचीत करता है और संजना का फोटो भी उसके घर पर दिखाता है, तो विनोद के घर वालों को और विनोद को संजना का फोटो भी पसंद आ जाता है। क्योंकि दोस्तों संजना जो थी वो भले से ही गरीब फैमिली की रहने वाली थी, लेकिन दोस्तों दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा समझदार थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, जिस वजह से विनोद के माता पिता संजना से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं और दोस्तों कुछ महीने के अंदर ही धूमधाम से दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद संजना अपने ससुराल तो चली जाती है और विनोद के साथ 10 दिन तक हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जैसे ही 10-15 दिनों का वक्त गुजरता है तो विनोद के घर वाले, विनोद की बहन और विनोद की जो बड़ी भाभी थी, वो सभी लोग मिलकर संजना को ताना मारने लगते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं। हमेशा किसी ना किसी बात पर उसको डांट दिया करते थे, बोल दिया करते थे। वो सब कहते थे कि तुमको ये काम करना नहीं आता है, तुम गरीब घर की हो, तुम झोपड़ी की रहने वाली हो, चुपचाप तुम यहाँ पर रहकर नौकरों की काम करो, नौकरों की तरह काम करो। इस तरीके से दोस्तों कभी कभी संजना जो थी वो किचन में काम वाम करती थी, चाय वगैरह छानती थी, अगर कप उसके हाथ से छूट के नीचे जमीन पर गिर जाता था तो दोस्तों उसके घर वाले उसको बहुत ज्यादा ताना मारते थे, जिस वजह से जो संजना थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी केवल 10-15 दिनों के अंदर ही। दोस्तों संजना अपने पति विनोद से कहती भी थी कि मुझसे कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है किचन में या फिर कहीं भी, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे बहुत ज्यादा ताना मारते हैं और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब दोस्तों विनोद जो था वो उल्टा संजना को ही बोल दिया करता था
था और कहता था कि हमारे घर वाले जो कह रहे हैं वो हमेशा सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह सकते हैं और यहाँ पर रहकर सारा काम तुमको सीखना ही पड़ेगा। और एक बात तुम अपने दिमाग में याद करके रख लो कि तुम झोपड़ी में रहने वाली थी, झोपड़ी से तुमको महल में लाया गया है, तो यहाँ पर तुमको एक्चुअली अच्छी फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर रहने के लिए। तो इधर उधर की बातें ना करो, चुपचाप यहाँ पर रहकर नौकरों की तरह काम करो, खाना बनाओ, सबका देखभाल करो, तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों संजना उसकी बात जब सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है कि उसका पति उसको ऐसा बोल रहा है। उसके बाद संजना अपनी माँ को फ़ोन करके अपनी पूरी सारी बात बताती है। तब दोस्तों संजना की माँ उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी तुम्हारी शादी को 10-15 दिन ही हुआ है और ये सब तो होता रहता है, थोड़ा दिन कैसे भी करके एडजस्ट कर लो, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो नॉर्मल फैमिली में ये सब होता है, कुछ दिन तक एडजस्ट करो, 2-4 महीना, साल 2 साल बीत जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो संजना थी ना वो बड़ी मासूम किस्म की लड़की थी। दोस्तों संजना वहां पर सोच रही थी कि माँ सही कह रही है, अभी तो मुझे यहाँ पर आए हुए केवल 15 दिन ही हुआ है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर रहूंगी, घुल मिल जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सब सोचकर संजना किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी और चुपचाप वहां पर अपना काम करती थी और वहां पर रहने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे करके संजना की शादी को पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद संजना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जिस वजह से संजना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन जब ये बात वो विनोद को बताती है, जब ये बात विनोद को पता चलता है कि संजना प्रेग्नेंट हो गई है, तो दोस्तों जो विनोद है वो संजना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम दवा खा लो, तुम इस बच्चे को गिरा दो, ये बच्चा मैं पैदा नहीं कर सकता हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तब दोस्तों जो संजना थी वो इसी बात पर उससे लड़ाई हो जाता है, क्योंकि संजना जो थी वो कहती थी कि नहीं, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है और मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती हूँ, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और जो विनोद है वो उस बच्चे को पैदा करना ही नहीं चाहता था, जिस वजह से संजना और विनोद के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। लेकिन संजना जो थी वो उस बच्चे को गिराने से मना कर देती है किसी भी कीमत पर। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी ही तो दूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से विनोद भी लाचार पड़ जाता है और इस तरीके से 1 महीना और गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि संजना और विनोद अपने कमरे में सोए हुए थे और रात के 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। विनोद जो था अपने बेड पर नींद में सो गया था, लेकिन जो संजना थी वो उसके बगल में बेड पर, बिस्तर पर सोई हुई थी और अपने बच्चे के बारे में, जो उसका बच्चा पैदा होने वाला था उसके बारे में सोच रही थी, बहुत खुश हो रही थी। तभी दोस्तों विनोद के व्हाट्सएप पर किसी का लगातार 10-12 मैसेज आने लगता है। जब टन 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 ऐसे करके नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का बजने लगता है तो रात का समय था और जो विनोद था वो सो गया था। तो संजना सोचती है कि क्यों ना उसका देखे किसका मैसेज आ रहा है, जिस वजह से जो संजना उसका फोन उठाती है और उस मैसेज को पढ़ने लगती है। लेकिन संजना जब उसके व्हाट्सएप खोलकर उसका मैसेज पढ़ती है तो मैसेज देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों जो विनोद था वो व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे लड़कियों से बात किया करता था और उसका सारा जो चैट था वो व्हाट्सएप पर वैसे ही पड़ा हुआ था। विनोद उस चैट को डिलीट भी नहीं किया था। जब संजना उस चैट को पढ़ती है तो पूरी रात पढ़ने लगती है और सिर्फ 1-2 लड़कियों के चैट नहीं था, 10, 15, 20 ऐसे बहुत सारी लड़कियों का चैट था। उसमें कुछ उसके दोस्त भी थे, कुछ गर्लफ्रेंड भी थी, कुछ ऐसे ऑनलाइन मिलने जुलने वाली बहुत सारी लड़कियां थी। दोस्तों पढ़ते पढ़ते उस चैट को उसको पूरी रात हो जाती है और पूरी रात वो चैट को पढ़ते पढ़ते रो रही थी। सुबह में उठने के बाद वो विनोद से बहुत लड़ाई झगड़ा करती है और कहती है कि देखो विनोद, मैं सब कुछ सह सकती हूं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाओगे तो मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सब कुछ सह सकती हूं लेकिन ये सब नहीं सह सकती हूं, मैं तुमको दूसरे के साथ कभी भी नहीं दे सकती हूं। तब दोस्तों विनोद संजना से कहता है कि देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तुमको इससे क्या मतलब है। तुमको यहाँ पर खाना खाने को मिल रहा है, अच्छे से रहने के लिए मिल रहा है, बड़ा सा बंगला मिला है, घर मिला है, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो और तुमको क्या चाहिए। इससे ज्यादा मेरे लाइफ में तुम इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। तब दोस्तों संजना कहती है कि देखो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी कैसे हो गई है, तुमने मुझसे शादी किया है तो मेरा तुम पे हक बनता है जानने का कि तुम क्या करते हो, क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मेरी लाइफ है मैं कुछ भी करूंगा तो ये तो बहुत गलत बात है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोस्तों उस दिन विनोद और संजना के बीच में बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी बातें होते हैं। तब संजना जो है वो अपनी माँ को फोन करके कहती है कि माँ देखो मैं यहाँ पर अब नहीं रह सकती हूँ, विनोद के घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन विनोद मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता है, मैं वो भी सह सकती हूँ, लेकिन अगर वो दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाएगा, उन लोगों के साथ वो मौज मस्ती करेगा तो ये सब तो मुझे पसंद नहीं है, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सह सकती हूँ। माँ अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मैं घर पर वापस आना चाहती हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उस दिन संजना की माँ संजना को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं और कहती है कि बेटा ऐसा कदम ना उठाओ, नहीं तो तुम
तुमको जिंदगी भर पछताना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों उस दिन संजना अपनी माँ की बातों को भी नहीं मानती है और विनोद का घर छोड़ देती है, क्योंकि उस दिन विनोद उसको बहुत ज़्यादा मारपीट दिया था। जब घर छोड़ के निकलती है तो डायरेक्ट वो थाने पर जाती है और थाने पर जाने के बाद विनोद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद संजना अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां जाने के बाद वो अपने पापा से अपनी पूरी कहानी बताती है कि विनोद कैसे कैसे लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा है और इसको नौकरानी की तरह रखता है। जिस वजह से दोस्तों जो संजना के पापा थे वो भी संजना का विरोध नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अब संजना इस तरीके से अपने मम्मी पापा के घर पर रहने लगती है, लेकिन 5-6 महीने बाद संजना एक बच्चे को जन्म देती है। वो एक लड़की थी। दोस्तों उस दिन संजना अपने बच्चे को गिराने से मना कर दी थी। जब उसका पति यानी कि विनोद उसको बोला था कि दवा खा लो और गिरा लो, तो उसको गिराने से मना कर दी थी और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था और ये झगड़ा इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि दोनों के बीच में विवाद हो गया और दोनों लोग अलग अलग रहने लगे, जिस वजह से संजना अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली आई थी। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि संजना अपने मायके आई थी, अपने बच्चे को जन्म दी थी और जन्म देने के बाद 2-3 साल तक वो अपने मायके में ही रहती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन दोस्तों जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तब संजना अपने एक दोस्त को फोन करती है जो कि दिल्ली में रहती थी और उसका नाम प्रिया था। दोस्तों संजना प्रिया से कहती कि प्रिया देखो बहन, तो अगर तुम जहां पर नौकरी करती हो वहां पर कोई जगह खाली हो, मुझे नौकरी मिल जाए तो मुझे बता दो, मैं नौकरी करना चाहती हूं क्योंकि मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसको भी पढ़ाना पड़ेगा। तब प्रिया संजना से कहती कि देखो तुम पढ़ने लिखने में अच्छी हो और मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, तुम कहो तो मैं वहां पर बात कर लूं, शायद अगर वहां पर पढ़ाने का मौका मिल जाता है तुमको तो उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब दोस्तों संजना प्रिया से कहती कि ठीक है, मेरे पास 2-3 दिन का समय है, तुम 2-3 दिन में स्कूल में बात करके मुझे बता देना और जब फिक्स हो जाएगी तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से प्रिया जो उसकी दोस्त थी वो स्कूल में बातचीत करती है और संजना वहां पर जाती है इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू में वो पास भी हो जाती है। दोस्तों वहां पर 9th 10th के क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने का काम करने लगती है, यानी कि टीचर के तौर पर पढ़ाने लगती है। अब इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों संजना जो थी वो दिल्ली में ही रहकर किराया कहकर मकान लेती है और वहीं पर अपने छोटे बच्चे के साथ, अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है और स्कूल में पढ़ाने लगती है। दोस्तों इस तरीके से स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते 2-3 साल और गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संजना जो थी वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी और वो पूरे स्कूल में बहुत अच्छे से पूरे स्कूल को मेंटेन करती थी। स्कूल के बच्चे के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और मास्टर जी लोग जो स्कूल में पढ़ाते थे उनके साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। दरअसल साफ भाषा में कहा जाए तो पूरे स्कूल के लोग संजना को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यानी कि उसको इज्जत देते थे, मान सम्मान देते थे। दोस्तों एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस समय स्कूल में बच्चों का एडमिशन चल रहा था, तो काफी ज्यादा स्कूल में भीड़ हो रही थी, जिस वजह से प्रिंसिपल का काम जो है संभालने के लिए संजना को दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि संजना देखो प्रिंसिपल सर की तबीयत खराब है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अपना पद संभाल लेंगे, फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम प्रिंसिपल का पद संभालो और ये सब तरीका देखो कि कैसे एडमिशन कराना है, कैसे क्या चीज मैनेज करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संजना को सारा काम वो आता था, वो प्रिंसिपल का काम भी संभाल लेती थी और प्रिंसिपल से उसकी काफी बनती थी, तो वो प्रिंसिपल के कैबिन में बैठकर स्कूल का काम संभालने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन संजना का तलाकशुदा पति जो विनोद था वो उसी स्कूल में आता है अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। जब स्कूल में आता है तो विनोद को पता चलता है कि बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले उसका इंटरव्यू यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, तब जाकर उसका एडमिशन होगा और पता चलेगा कि बच्चा किस क्लास में जाएगा। जिस वजह से विनोद अपने बच्चे को एग्जाम देने के लिए स्कूल के अंदर भेज देता है और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठकर कैबिन बना हुआ था वहीं पर वो अपने बच्चे का इंतजार करने लगता है। दोस्तों काफी देर तक वहां पर वो बैठा रहता है, तभी विनोद सोचता है कि क्यों ना फीस के बारे में और कॉपी पेन के बारे में, जो टाई बेल्ट मिलता है, प्रिंसिपल मैम से बात कर लिया जाए कि एडमिशन कराने में कितना ज्यादा खर्च आएगा और क्या क्या सामान मुझे स्कूल से मिल जाएगा, क्या क्या सामान बाहर से खरीदना पड़ेगा। दोस्तों यही सब बात करने के लिए विनोद जो है जब प्रिंसिपल मैडम के केबिन में जाता है, जब वहां का दरवाजा ऐसे खोलता है तो वहां अंदर संजना को बैठा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों विनोद तुरंत प्रिंसिपल मैडम का जो दरवाजा था गेट का उसको तुरंत ऐसे बंद करके और वहां से भागने की फिराक में कोशिश करने लगता है। तभी दोस्तों प्रिंसिपल मैडम उसको देख लेती है, उनकी नजर उस पर पड़ जाती है और प्रिंसिपल मैडम आवाज देकर उसको अपने पास बुलाती हैं। तब दोस्तों विनोद संजना के पास जाता है तो एकदम से वो शर्मिंदा हो जाता है, चुपचाप वहां पर बैठा रहता है और संजना भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों संजना विनोद से पूछती है कि क्या हो गया, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम यहां पर क्यों आए हो। तब दोस्तों विनोद संजना से कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूं कि तुम यहां पर क्या कर रही हो और यहां पर प्रिंसिपल के ऑफिस में तुम क्या कर रही हो। तब दोस्तों संजना उससे कहती है कि मैं यहां स्कूल
में पढ़ाती हूँ और अभी कुछ दिनों के लिए मैं प्रिंसिपल का पद संभाल रही हूँ। तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तब दोस्तों विनोद संजना से कहता है कि देखो मैं अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर कराने के लिए आया था। तब दोस्तों संजना पूछती कि तुम्हारा बच्चा कौन सा है। तब विनोद कहता है कि देखो तुम जब मेरे घर छोड़ के चली गई थी तो 1 साल बाद मैंने अपनी दूसरी शादी कर लिया था और उसके साथ हमारा एक बच्चा पैदा हुआ है, तो मैं सोचा कि चलो वो भी 3-4 साल का हो गया तो उसका भी एडमिशन करवा दूं, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम यहाँ पर नौकरी कर रही हो। तभी दोस्तों विनोद संजना से पूछता है कि तुम तो नोएडा में रहती थी और फिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तब दोस्तों संजना विनोद से कहती है कि हाँ मैं नोएडा में रहती थी लेकिन मुझे वहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं दिल्ली चली आई और यहीं पर मैं अपनी बच्ची को लेकर रहती हूँ किराए के मकान पर। ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही है। दोस्तों संजना विनोद से ये भी कहती है कि स्कूल से मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, मेरा खर्च निकल जाता है, रूम का भाड़ा निकल जाता है, मैं अपने प्रॉब्लम जो भी है सब अच्छा से मैनेज कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब विनोद ये बात सुनता है कि बच्चे के साथ वो यहाँ पर रहती है तो विनोद संजना से पूछता है कि किसके बच्चे के साथ यहाँ पर रहती हो। तब दोस्तों संजना विनोद से कहती है कि वो बच्चा किसी और का नहीं है, वो बच्चा बल्कि तुम्हारा ही है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उस समय तुम मुझे बोलते थे ना कि बच्चे को दवा खाकर गिरा दो, लेकिन मैं उस बच्चे को गिराई नहीं, मैं उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा की हूँ। और जब मैं तुमको छोड़कर चली गई उसके बाद में बच्चे को जन्म दिया था और उसको अभी मैं पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, अभी वो पूरे 5 साल का हो गया है। तब दोस्तों विनोद संजना से कहता है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूं। तब संजना उससे कहती है कि तुम्हारा बच्चा वो कैसे हो सकता है, मैंने उसको जन्म दिया है, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तक उसके पापा उससे कभी मिलने नहीं गए, उसके पापा का साया क्या होता है, पापा का प्यार क्या उसको मिला ही नहीं है, तो वो तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों विनोद काफी ज्यादा जिद करने लगता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे से मिलवा दो प्लीज, कैसे भी करके मुझे उसको देखना है, मुझे उससे मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता होगा, बहुत सारी बातें बोलता है, उसको देखने का मन कर रहा था। लेकिन दोस्तों संजना कहती है कि देखो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, जिस दिन तुम मुझे अपने घर से लात मारकर भगा दिए थे उस दिन तुमको समझ में नहीं आया कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी या तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो उस बच्चे का सहारा कौन बनेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, उस दिन तुमको समझ में नहीं आया। दोस्तों इस तरीके से संजना और विनोद के बीच में वहां पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन संजना किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची से विनोद को मिलवाना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद दोस्तों विनोद के बच्चे का एग्जाम वहां पर खत्म हो जाता है और विनोद अपने बच्चे का वहां पर नर्सरी में एडमिशन भी करवा देता है। एडमिशन करवाने के बाद अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों उस दिन के बाद से विनोद अक्सर स्कूल में आया करता था, कभी बच्चे का फीस जमा करने तो कभी बच्चे को कॉपी खरीदवाने, टाई बेल्ट जूता मोजा, स्कूल से जो भी सामान मिलता था कोई ना कोई बहाना लेकर वो स्कूल में हमेशा आया करता था और संजना से मिलता था, जिस वजह से संजना को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। संजना अपने सिक्योरिटी गार्ड से बोल देती है कि आज के बाद से कभी भी कोई भी पेरेंट्स या किसी के बच्चे के माता पिता मुझसे मिलने के लिए अगर कैबिन के अंदर आते हैं तो जब तक मैं नहीं बोलूंगी तब तक तुम उनको मेरे कैबिन के अंदर मत भेजने देना। अब दोस्तों इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड विनोद जब भी वहां मिलने के लिए आता था तो हमेशा उसको मना कर दिया करता था और प्रिंसिपल मैडम से मिलने नहीं दिया करता था। इस तरीके से धीरे धीरे करके 2-3 साल और गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन 2-3 सालों के अंदर संजना की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम प्रमोद था। दोस्तों प्रमोद जो था वो सीधा साधा लड़का था, अच्छे परिवार का रहने वाला था और संजना को वो पसंद भी करता था। दोस्तों धीरे धीरे संजना भी उसको पसंद करने लगी थी, क्योंकि संजना सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अभी बहुत लंबी है और अकेले जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। यही सब सोचकर उससे बात करने लगी थी और संजना ये भी सोच रही थी कि कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो मुझे रहना ही पड़ेगा, तो क्यों ना प्रमोद से ये बात बढ़ाई जाए और उसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। दोस्तों जिस दिन प्रमोद संजना को प्रपोज करता है, संजना उसी दिन उसको एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन प्रमोद उसको एक होटल के अंदर मिलने के लिए बुलाने लगता है। तब संजना समझ जाती है कि प्रमोद का इरादा क्या है और वो उसके साथ क्या करना चाहता है, जिस वजह से संजना प्रमोद से कहती है कि देखो मैं तुमसे होटल में अभी नहीं मिल सकती हूँ, पहले हम दोनों शादी करेंगे उसके बाद हम दोनों ये सब काम करेंगे, मिलने जुलने वाला काम। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रमोद था वो संजना के बारे में सारी बातें जानता था कि उसका पति उसको तलाक दे दिया है, छोड़ दिया है और उसका एक बच्ची
उसकी एक बच्ची भी है, जिस वजह से प्रमोद जो है वो संजना का फायदा उठाना चाहता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर मौज मस्ती करना चाहता था। दोस्तों कुछ दिन बाद दारू शराब पीकर एक होटल में वो जाता है प्रमोद, और जाके उसी कमरे में सो जाता है। और सोने के बाद संजना को फोन करता है और कहता है कि मैं होटल के अंदर कमरा बुक कर लिया हूं, तुम अभी आ जाओ, तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों उस दिन भी संजना उसको होटल के अंदर मिलने से मना कर देती है, जिस वजह से प्रमोद को बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर प्रमोद फोन पर ही संजना को भला बुरा कहने लगता है, और भला बुरा नहीं उसको गाली भी देने लगता है, जिस वजह से संजना को समझ में आ जाता है कि प्रमोद सिर्फ और सिर्फ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, उससे वो प्यार नहीं करता है। जिस वजह से दोस्तों संजना प्रमोद से बातचीत करना भी बंद कर देती है और अपनी बच्ची के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। लेकिन दोस्तों वो अपनी दूसरी शादी जिंदगी में कभी भी नहीं करती है, और अभी तक उसने अपनी दूसरी शादी नहीं किया है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन महिलाओं का तलाक हो जाता है, उन महिलाओं के साथ अक्सर ऐसे लोग गलत काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि महिला का तलाक हो गया है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका मौके का फायदा उठा लो, कुछ भी उसके साथ कर लो तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसका कोई सुनेगा नहीं। यही सब सोचकर तलाकशुदा महिलाओं के साथ बहुत सारे लोग रेप वगैरह जैसे अंजाम देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ तलाकशुदा महिलाओं की ये परेशानी नहीं है, बल्कि ये नाबालिग लड़कियों की भी परेशानी बन गई है। आजकल इतने सारे रेप केस निकलते हैं कि बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें भी बहुत सारी होती हैं, और लोग फायदा उठाना चाहते हैं, ना कि उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। दोस्तों संजना आज भी उसी स्कूल में टीचर है, वो कुछ दिनों के लिए उस टाइम प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन अभी टीचर का पद संभाल रही है, और उसका बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया है, वो अपना 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन कर रहा है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और दोनों लोगों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।